राधे राधे। पुराने एपिसोड सुनने के लिए और नए एपिसोड्स के लिए सब्सक्राइब करें। एपिसोड 386 सानवीज कन्फेशन। वीकेंड होने की वजह से सभी लोग आज घर पर ही थे। नीलिमा, सम्राट, आरवी, आद्या, पीहू, सोना, सारांश डिनर टेबल पर थे, लेकिन वंश और सानवी वहां पर आज सबके साथ खाने पर नहीं थे। सम्राट ने उन्हें नहीं देखा था। पूछा, आज छोटे साहबजादे कहाँ हैं? क्या उसकी सुबह नहीं हुई है? और सानवी भी नजर नहीं आ रही। सोना ने पराठे खाते हुए कहा, हाँ वो सानवी आज मिस्टर मल्होत्रा के साथ नोएडा गई थी कल, तो एक केस के सिलसिले में, और आने इसमें रात हो गई तो मिस्टर मल्होत्रा के घर पर ही ठहर गई। आद्या और सारांश ने यह सुना और एक दूसरे को देखने लगे। सम्राट ने उसे अपनी एक भौं उठाकर पूछते हुए कहा, और तुमने उसे मल्होत्रा के घर रुकने की परमिशन दे दी? नीलिमा ने कहा, सोना, तुम्हें नहीं लगता सानवी अब बड़ी हो गई है और उसको रात भर किसी और के घर पर रुकना ठीक नहीं है? वो अभी अभी तो लंदन से आई है, उसे यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं पता। सोना ने यह सुना और वो खाते खाते रुक गई। उसने कहा, हाँ मॉम, हम समझ रहे हैं आप क्या सोच रही हैं। हम भी रात में उसके लिए परेशान थे, लेकिन मिस्टर ध्रुव मल्होत्रा ने खुद हमें इस बारे में बताया कि सानवी ठीक है। हम उन पर यकीन है। वो सानवी को अपनी बेटी की तरह मानते हैं और आपको सानवी पर भरोसा रखना चाहिए। वो कुछ भी ऐसा नहीं करेगी जिसकी वजह से लोग उस पर उंगली उठाए। उसकी बात सुनकर आद्या ने धीरे से सारांश के कान में कहा, अरे यार, तुम अपनी मॉम को समझाओ कुछ। वो कितनी भोली है। अगर उन्हें पता चला कि उनकी लाडली बेटी उनके पीठ पीछे मिस्टर मल्होत्रा के बेटे के साथ रिलेशन में है, और तो उन्हें कहीं हार्ट अटैक ना आ जाए। कितना भरोसा करती है आंटी सानवी पर। सानवी ने उसे घूरा और कहा, सारांश ने उसे घूरा और कहा, हाँ तो तुझे क्या प्रॉब्लम है सानवी और आरव के रिलेशन से? आद्या ने कहा, हाँ जैसे तुझे नहीं है। तू भूल गया, सबसे ज़्यादा तू ही वंश को आरव से खिलाफ भड़काता था। सारांश ने उसे घूर कर देखा। वो कुछ कहता, तभी सम्राट की आवाज़ दोनों के कान में पड़ी, अगर तुमने रात को ही बता दिया होता तो मैं खुद उसे ले चला आता। सोना कुछ कहती, तभी उसकी नज़र दरवाजे से अंदर आ रहे वंश और सानवी पर। वंश जानवी का हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती खींच कर लेकर आ रहा था। सानवी वंश के पीछे अपना सर झुकाकर अपनी साड़ी को संभालते हुए चल रही थी। सबने सानवी को ऐसे लाल रंग की साड़ी में देखा तो सबका वही रिएक्शन था जैसा कि वंश ने जब सानवी को पहली बार देखा था। सभी लोग कुर्सी से खड़े हो गए। इधर वंश ने सानवी को सोना के सामने लाकर छोड़ दिया और उस पर चिल्लाते हुए कहा, आप इसे रात भर किसी और के घर रहने को अलाउ कैसे कर सकती है मॉम? देखिए इसने क्या किया। सोना सानवी को उस लाड़ी साड़ी में देखकर पहले ही हैरान थी, और अब वंश की बातें सुनकर उसके चेहरे पर कन्फ्यूजन के भाव आ गए। उसने कहा, वंश, साफ साफ कहो, बात क्या है? सानवी ने साड़ी ही तो पहनी है, इसमें इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है? वंश ने कहा, लिटरली मॉम, आपको अंदाज़ा भी है क्या चल रहा है? आद्या ने धीरे से कहा, तुमने साड़ी क्यों पहनी है? आहा, अब ये मत कहना इसने अब आरव से शादी कर ली। तू जाकर अपनी मॉम को संभाल, क्योंकि वंश उन्हें झटका देने वाला है। सारांश ने उसे चिढ़ते हुए देखा। वंश ने गहरी सांस ली और कहा, मॉम, वो आरव जैसा दिखता है वैसा नहीं है। आपको नहीं पता, वो पिछले कई सालों से सानवी को। वो आगे कहता, उससे पहले सारांश उसके पास आया और उसे कुछ भी कहने से रोकते हुए बोला, वंश, मेरा भाई शांत हो जा, हम इसके बारे में बाद में बात करते हैं। देखो तुमने सानवी को कितना डरा दिया है, बेचारी रो रही है। वंश सानवी को देखने लगा। सानवी सच में वंश के गुस्से के डर कर चुपचाप अपनी आंखों में आए आंसू को बाहर आने से रोक रही थी। वंश ने उसे आखिर बार देखा और गुस्से से अपने कमरे में चला गया। उसके जाने के बाद सोना सानवी के पास गई और उसे अपने गले से लगा लिया। उसने कहा, सानवी, हम जानते हैं तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है, लेकिन क्या कुछ ऐसा भी है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए? सानवी ने सुबकते हुए सोना को देखा और फिर उसको देखने लगी। उसने कुछ पल सोचा और हिम्मत करते हुए कहा, मॉम, आई लव
आरव। सोना ने ये सुना और उसके कानों में जैसे यकीन नहीं हुआ। सानवी ने अपनी मॉम को ऐसा रिएक्शन देखा तो कहा, हम इसीलिए आपसे कुछ नहीं बता रहे थे क्योंकि आप भी वंशवाही की तरह हमें अपने उनके साथ काम करने से मना करती। बट ट्रस्ट मी मॉम, हमने कुछ भी गलत नहीं किया। कल रात हमने आरव के कहा भी था कि हमें घर छोड़ दे, लेकिन हम कार में ही सो गए और सुबह हमारी नींद खुली तो हम उसके घर पर थे। सोना ने उसके लाल चेहरे को देखा और उसके गाल पर हाथ रखते हुए बोला, रोना बंद करो। हम तुमसे कुछ नहीं कह रहे। हमें तुम पर पूरा यकीन है, तुम कुछ भी गलत नहीं करोगी। सानवी सोना के गले लगते हुए बोली, थैंक यू मॉम। सोना ने उसके सर पर सहलाया और वो कुछ सोचने लगी। वो जानती थी उसकी बचपन की ही कितनी सेंसिटिव रही है। वो एक ऐसी राजकुमारी थी जिसे उसकी ज़िंदगी जीने की आज़ादी थी, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। घर वाले उससे बहुत प्यार करते थे, जिसकी वजह से कभी कभी उसे घुटन भी महसूस होती थी। इसलिए वो अपने दिल की बातें बहुत मुश्किल से किसी से शेयर करती थी और सोना उसकी हालत को अच्छे से समझती थी। सारांश और आद्या उन्हें देख रहे थे। सोना ने आद्या से सानवी को उसके कमरे में ले जाने के लिए कहा तो आद्या सानवी को लेकर चली गई और सारांश सोना के पास आ गया। उसने कहा, मॉम आप ठीक है ना? सोना ने हाथ हिलाया। यू आर लिसनिंग फ्रॉम कान्हा, हम सबके कान्हा चैनल। इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। एंड नेक्स्ट एपिसोड 387, रूहानी की इंग्लिश क्लासेस। इंदौर। रूहानी ने जो कुछ देर पहले अंश से कहा था, उसके बाद वो उसके सामने आने से भी घबरा रही थी। उसने उसके सामने ही उसके बेटे के बारे में क्या कुछ नहीं कहा था। वो एक पिलर के पीछे छिपकर खड़ी थी और अपनी बेवकूफ़ी के लिए खुद ही खुद को डांट रही थी। माता रानी, हमने पता नहीं क्या कर दिया उनसे, पता नहीं क्या सोच रहे होंगे वो हमारे बारे में। उसने ऊपर देखा और कहा, माता रानी आपने हमें कुछ भी कहने से क्यों नहीं रोका? अब हम क्या करें, हम तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहे। कहते हुए वो रुआसा होकर अपने नाखून चबा रही थी। तभी उसने देखा एक छोटी सी बच्ची इतनी सर्दी में भी आइसक्रीम खाते हुए उसे अजीब नज़रों से देख रही थी। उसने नाखून चबाना बंद किया और उसे देखते हुए बोली, क्या हुआ, तुम हमें क्यों देख रही हो? उस बच्ची ने अजीब सा मुंह बनाया और कहा, आप कितनी गंदी हैं, आप अपने नेल्स कैसे खा सकती हैं? क्या आपको खाने के लिए कुछ नहीं मिलता? रूहानी ने यह सुना और वो हैरानी से उसे देखने लगी। उसने अपने मन में कहा, लो अब ये छोटी बच्ची हमें डांट रही है, इससे बुरा और क्या हो सकता है हमारे साथ। वो उसके पास गई और उसके सामने घुटनों पर बैठते हुए बोली, बच्चे हम नाखून नहीं खा रहे, हम बस थोड़े परेशान हैं, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। उस बच्ची ने कहा, तो आप परेशान क्यों हैं? रूहानी ने कुछ सोचा और कहा, क्योंकि हमने किसी के सामने किसी की बुराई कर दी और उन्होंने सुन लिया, और जिसके सामने की बुराई वो उनके डैडी निकले। अब हम समझ नहीं आ रहा हम अपने सामने उनके सामने कैसे जाएं। उस बच्ची ने ये सुना और वह कुछ सोचकर उसने अपने पास बुलाते हुए बोली, मेरे पास एक आइडिया है कि कैसे आपको उनके सामने जाना है। रूहानी ने यह सुना और खुश हो गई। उस बच्ची ने रूहानी के कान में कुछ कहा जिससे उसकी आंखें चमक गई। उसने उस बच्ची का हक किया, उसके गाल पर चूमते हुए बोली, तुम बहुत अच्छी हो, तुमने हमारी परेशानी का कितना अच्छा समाधान निकाला। वो बच्ची अपने गाल को साफ करते हुए बोली, ठीक है, दूर रहकर बात कीजिए। रूहानी ने अजीब सा मुंह बनाया। उसने कहा, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? तुम यहाँ किसके साथ आई हो? उस बच्ची ने कहा, मेरा नाम काव्या है, मैं यहाँ अपनी मॉम के साथ आई हूँ, मेरी मॉम बीमार है ना। रूहानी ने यह सुना, वो हैरानी हो गई। उसने कहा, ओह हमें माफ़ करना, हम माता रानी से तुम्हारी माँ के लिए प्रार्थना करेंगे और वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। वैसे हमारा नाम रूहानी है, हम यहाँ रहते हैं, अगर तुम्हें हमारी कोई मदद चाहिए तो हमें बता देना। काव्या ने हाँ में सिर हिलाया। रूहानी ने कहा, ठीक है, अब हम चलते हैं, तुम अपनी माँ का ख्याल रखना। और वो जाने के लिए मुड़ी कि एक बार फिर से सामने आ खड़े हर्ष से टकरा गई। हर्ष और वीराना जाने कब से उसके पीछे खड़े होकर उसकी बातें सुन रहे थे।
रूहानी ने अंश को अपने सामने देखा तो वो अपना सर झुका लिया और जल्दी जल्दी अपने दुपट्टे को अपने सर पर ओढ़ लिया, जिससे उसका चेहरा पूरा छिप गया, क्योंकि काव्या ने कुछ देर पहले रूहानी को यही सॉल्यूशन उसके कान में बताया था। अंश ने उसे हैरानी से देखा। उसने कहा, ये तुम क्या कर रही हो? तुम अपना चेहरा क्यों छिपा रही हो? रूहानी ने यह सुना और घबराते हुए कहा, वो अंकल जी, हमें पता, माफ़ी मांगना था। हमने कुछ देर पहले न जाने क्या क्या कह दिया आपके बेटे के बारे में। हमें नहीं पता था कि आप, हम बहुत शर्मिंदा हैं। अर्श ने उसे ऐसे देखा तो मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुमने जो भी कहा अपने पति के बारे में, वो वैसा ही कहा। रूहानी उसके हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली, है ना, हम जानते थे उनका दिमाग। वो कह ही रही थी कि उसे एहसास हुआ कि वो फिर से बकवास करने जा रही थी, तो वो चुप हो गई। अर्श उसके बचपने पर हंसते हुए लगा। उसने कहा, ठीक है, अब मैं चलता हूँ। मैं अब कल ही यहाँ आऊँगा। तब तक तुम अपने पति का ध्यान रखना, हाँ? रूहानी उन्हें मना करना चाहती थी, लेकिन अर्श पहले ही बोल पड़ा, मना मत करना, उसे तुम्हारी ज़रूरत है। जब वो ठीक हो जाएगा तब जितनी चाहे उतनी लड़ाई कर लेना। आखिर उसने तुम्हें इतना परेशान जो किया है। अंश ये इसलिए कह रहा था क्योंकि वो आयांश का एहसास दिलाना चाहता था कि रूहानी उसकी लाइफ में सिर्फ विल की वजह से नहीं है, वो उन दोनों का साथ देखना चाहता था। रूहानी अंश की बात सुनकर हैरानी से उसे देख रही थी। अंश ने उसके सर पर हाथ रखा और वो वहाँ से चला गया। रूहानी कुछ देर इसी तरह खड़ी सोचती रह गई, फिर आयांश के पास आ गई। इधर अंश ने वीरा से कहा, वीरा, तुम्हें लगता है ये लड़की सच में काली की बेटी है? वीरा ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं बॉस, आप क्या कहना चाहते हैं? अंश ने कहा, कुछ नहीं। आईसीयू में आयांश दवाई की असर से सो रहा था। रूहानी ने उसे सोते हुए देखा तो राहत की सांस ली। उसने अपने कमरे सर से दुपट्टे को हटाया और सोफे पर आकर बैठ गई। उसने अपने बैग से एक बुक और पेपर्स पेन निकाला और कुछ लिखने लगी। सिया ने कुछ वक्त पहले रूहानी को 12th के एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर दिया था, जिसका एग्ज़ाम बस कुछ ही दिनों में होने वाला था। इसलिए रूहानी अपने साथ ये सब लेकर आई थी। उसने बुक खोला और पढ़ने लगी। शुरुआत में थोड़ा सा मुश्किल था क्योंकि कुछ साल ही हुए थे उसे पढ़ाई छोड़े। उसने पढ़ते पढ़ते कुछ चीज़ों को लिखना भी शुरू कर दिया। ये सब करते हुए उसे दोपहर हो गई। उसने आयांश को देखा जो अब भी गहरी नींद में सो रहा था। सो यू आर लिसनिंग फ्रॉम कान्हा हम सबके कान्हा चैनल। उसने पानी पिया और कमर सीधी करने के लिए इधर उधर टहलते हुए पढ़ने लगी। कुछ देर बाद उसे नींद आने लगी। उसने अपने मुंह के आगे चुटकी बजाई और सोफे के पास आकर बैठ गई। उसने बुक बंद किया और आंखें बंद करके सो गई। उसे सोते हुए 2 घंटे से ज़्यादा बीत गया था और वो फैलकर सोफे पर सो रही थी। अभी सो ही रही थी कि आईसीयू का दरवाज़ा खुला और कोई अंदर आया। दरवाजे के खुलने से रूहानी की नींद टूट गई और उसने सामने देखा। उसने सामने कोई और नहीं बल्कि उसके पति के आगे पीछे घूमने वाला उसका चमचा यानी रोहित था। रोहित उसके सामने बैग लिए खड़ा था। वो हड़बड़ाते हुए उठकर खड़ी हो गई। रोहित ने उसे देखा और उसे ग्रीट करते हुए कहा, हेलो मैम, आई एम सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। मैं यहाँ सर के लिए आया था। मुझे नहीं पता था आप भी यहीं हैं। रूहानी की उसकी इंग्लिश तो समझ नहीं आई, लेकिन उसके बात करने से तरी से समझ गई कि वो उससे माफ़ी मांग रहा था। उसने कहा, ओह कोई बात नहीं, आप हमसे माफ़ी क्यों मांग रहे हैं? आइए ना, बैठिए। ये कहते हुए वो सामने से हट गई और टेबल पर पहले उसके बुक्स और पेपर्स को समेटने लगी, लेकिन जल्दी जल्दी में पेपर्स के पेज सभी तरफ फैल गए। रोहित ने ये देखा और कहा, ओह आप इसे रहने दीजिए, मैं कर देता हूँ। ये कहने के बाद वो रूहानी के पेपर्स को उठाने में मदद करने लगा। रूहानी उसे मना करने लगी, लेकिन रोहित नहीं माना। कुछ ही देर में उनके सभी पेपर्स उठाकर उसने रूहानी को देते हुए बोला, ये रहे आपके पेपर्स, वैसे आप क्या कर रही थी इनमें? ये कहने के बाद वो पेपर्स को देखने लगा जिसमें इंग्लिश के कुछ स्टेटमेंट्स लिखे हुए थे। उसने कहा, ओह आप इंग्लिश सीख रही हैं? क्या आपको इंग्लिश नहीं आती?
आपने इसमें कई सारी गलतियां की हैं। रूहानी ने यह सुना और अपने लिप्स को बाइट कर लिया। वो अपनी नज़रें चुराते हुए बोली, हाँ, हमने 10वीं के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी, इसीलिए। रोहित ने यह सुना और उसे बुरा लगा। उसने कहा, ओह, कोई बात नहीं, आप मुझसे सीख सकती हैं। यू नो, आई कैन स्पीक इंग्लिश एंड रीड इंग्लिश। रूहानी ने यह सुना और वो इम्प्रेस हो गई। उसने कहा, क्या सच में आप हमें सिखाएंगे? रोहित ने उसे इतना एक्साइटेड देखकर कहा, ठीक है, सर के जागने तक हम ये कर सकते हैं। रूहानी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे सोफे पर बिठाते हुए बोली, ठीक है, फिर हम अभी शुरू करते हैं। और वो उसके पास बैठ गई। रोहित ने यह देखा और दूसरे सोफे पर बैठ गया। रूहानी ने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ ही देर बाद रोहित उसे इंग्लिश बोलकर सिखा रहा था। इसी तरह 1 घंटा बीत गया। बोलते होते रोहित के गले में दर्द होने लगा था। रूहानी ने यह देखा और पानी का गिलास उसके सामने कर दिया। रोहित ने यह देखा और कहा, ओह, थैंक यू मैम, मुझे इसकी ज़रूरत थी। और उसने ग्लास के जैसे ही पकड़ा, उसे अपने ऊपर किसी की तेज़ नज़र महसूस हुई। रोहित ने उस तरफ देखा जहाँ आयाश सो रहा था, लेकिन अब उसकी आंखें पूरी तरह से खुल चुकी थी और वो उसे ही न जाने कब से घूर रहा था। रोहित ने जल्दी से अपना हाथ पीछे खींच लिया और खड़ा होकर आया। रूहानी ने यह देखा और कहा, क्या हुआ? तभी उसने भी उसकी नज़रों का पीछा करते हुए आयाश की तरफ देखा। आयाश उन दोनों को बुरी तरह से घूर रहा था। रूहानी ने जल्दी से अपना दुपट्टा सर में डाल लिया और अपना चेहरा छिपाने लगी। आयाश ने आंखें छोटी करके उसे देखा और कहा, ये तुम क्या कर रही हो? अपना चेहरा क्यों छुपा रही हो? रूहानी ने कहा, हम अपने खुद से कहा, हम उनसे क्यों डर रहे हैं? हमने कुछ गलत थोड़ी किया है जो हमें मुंह में छिपाना पड़े। उसने अपने चेहरे के दुपट्टे को हटाया और कहा, हम कुछ भी करें, आपको इससे क्या? आप थोड़ा लेट से नहीं जाग सकते? आयाश ने यह सुना और रोहित को देखने लगा, जैसे वो पूछ रहा हो कि उन दोनों का चल क्या रहा है। रोहित ने कहा, सर, वो मैं अपने मिलने आया था, लेकिन आप सो रहे थे तो मैंने आपको जागाना ठीक नहीं समझा, लेकिन मैम को इंग्लिश बोलना सिखा रहा था। आयाश ने कहा, ओह रियली? फिर तो तुम्हें ऑफिस का काम छोड़कर टीचर बन जाना चाहिए, नहीं? रोहित, जिसकी बातों से कुछ तो फील कर पा रहा था, शायद जेलसी। रोहित ने कहा, आई एम सॉरी सर, मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता था कि कॉलेज के फिर से एक प्रॉब्लम आ गई है। उस राज खन्ना ने कॉलेज कैंपस के गार्डन वाली ज़मीन को भी हड़प लिया। क्या हमें अब भी लीगल एक्शन लेना होगा या फिर? अर्श ने कहा, ठीक है, हम इस पर बाद में बात करेंगे, अभी तुम जाओ यहाँ से। रोहित वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद आयाश ने रूहानी को देखा और जो अभी भी उसी तरह खड़ी थी। उसने कहा, तो तुम्हें इंग्लिश सीखनी है? रूहानी ने कहा, जी हाँ, ताकि अगली बार हमें कोई बेवकूफ़ ना बना पाए जैसे आपने हमें बनाया उस वक्त। आयाश ने घुरकर उसे देखा और अपनी उंगली से उसे अपने पास आने का इशारा किया। रूहानी मुंह बनाकर उसे देखने लगी। उसने कहा, क्यों, कोई काम है क्या? आप हमें ऐसे ही बता सकते हैं। आयाश ने अपनी सख्त आवाज़ में कहा, मुझे प्यास लगी है, यहाँ आओ और मुझे पानी पिलाओ। रूहानी ने उसके पास आई और थर्मस से गर्म पानी लेकर ग्लास आयाश के होठों से लगा दिया। आयाश ने जल्दी से पानी पी लिया। रूहानी ने ग्लास टेबल पर रखा और सोफे के तरफ जाने लगी तो आयाश ने कहा, सुनो, क्या तुम्हें सच में इंग्लिश सीखनी है? रूहानी ने उसे देखा और हाँ में सर हिलाया। आयाश ने कहा, तुम्हें रोहित से सीखने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिखा दूंगा। रूहानी ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी तबीयत। रूहानी कह ही रही थी कि आयाश ने बीच में कहा, मैंने कहा ना, मैं सिखा दूंगा। रूहानी ने फिर कुछ नहीं कहा। आयाश ने कहा, यहाँ आकर बैठो मेरे पास। रूहानी ने मुंह बनाया और पेपर पेन लेकर उसके पास टेबल पर बैठ गई। रूहानी ने पास बैठ गई और उसके बाद पता नहीं उसे कब समझ आया या नहीं, लेकिन आयाश के मुंह से फर्राटेदार अंग्रेजी सुनकर वो हैरान थी। सो यू आर लिसनिंग फ्रॉम काना, हम सबके काना चैनल। और अभी एक नई सीरीज शुरू हुई है, सीओज पोस्ट वाइफ।
सीरीज़ बहुत अच्छी है। अभी मैंने उसके 7-8 एपिसोड्स किए हैं। स्टार्टिंग तो ऐसे लगती है जैसे कि किसी टाइम पे साइलेंट लव था, फिर आगे चल के ऐसे लगती है जैसे क्या कहते हैं, मजबूरी में बंधा रिश्ता। अरे सब मैं ही बता दूंगी तो फिर आप सुन के क्या मज़ा लेंगे। सो उसको सुने और उसको देखें, बहुत अच्छी स्टोरी है। और उसमें अभी तक तो कोई खराबी नहीं या वल्गैरिटी नहीं आई है। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। ये कहानी है वन्या और यक्षित राय सिंघानिया की। वन्या की माँ उसे बहुत मारती है, पीटती है, उसे खाना भी नहीं देती है पूरा, और उससे घर का सारा काम कराती है। वन्या के पिता ने ये वन्या की माँ के बढ़ने के बाद दूसरी शादी की थी, जिससे कि वो वन्या का ध्यान रख सके। लेकिन वह तो सौतेली माँ अपना सौतेलापन पूरा दिखाती है और उसके साथ बहुत ही ज़्यादा सौतेला व्यवहार करती है। एक दिन तंग आकर वन्या अपना घर छोड़ अपनी सहेली के पास चली जाती है। सहेली कहती है कि कम से कम आज हमारे एक दोस्त का जन्मदिन है क्लब में, उसे अटेंड कर लो, फिर चले जाना। वन्या इस बात के लिए राज़ी हो जाती है और वो क्लब चली जाती है। क्लब में वहाँ पे वो अपने कॉलेज के कुछ कुलीग से मिलती है, जिन्हों के उसने पहले कभी उनकी मना किया था, उनको इनकार किया था। इसका वो बदला लेने के लिए वान्या की ड्रिंक में ड्रग्स मिला देते हैं और उसे कमरे में ले जाते हैं। वो वान्या के साथ कुछ गलत करने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ हमारे हीरो, हमारे स्मार्ट हीरो यक्षित राय सिंघानिया, जो बहुत हैंडसम हैं, जो बहुत पैसे वाले हैं, जो बहुत ही मशहूर है, अंडरवर्ल्ड के किंग हैं, उसे बचाते हैं। उसे बचा तो लेते हैं, लेकिन जब वो देखते हैं कि बचाते बचाते में ही वो लड़की बेहोश हो गई है, जिसे वो जानते भी नहीं हैं और उसे अकेले यहाँ छोड़कर भी नहीं जा सकते हैं, तो उसे वो फार्म हाउस पे ले जाते हैं और डॉक्टर्स को बुलाते हैं। डॉक्टर बताती है कि इसने काफ़ी दिन से ठीक से कुछ खाया पिया नहीं है, इसके शरीर पर बहुत सारे ताज़ा घाव हैं और इसकी केयर की बहुत ज़रूरत है। उसे दवाइयाँ और सप्लीमेंट्स दी जाती हैं। जब उसे होश आता है तब यही बिजनेसमैन यक्षित राय सिंघानिया उससे कहता है, मैंने तुम्हारी जान बचाई है, इसके बदले मुझे कुछ चाहिए, क्योंकि मैं तो फ्री में कुछ करता नहीं। तो उसके बदले में वह कहता है कि मुझे तुमसे कल शादी करनी है। शादी, वो बहुत परेशान हो जाती है। वो सोचती है एक जगह से निकली, ये तो मैं दूसरी जगह खाई में गिर गई। कहते हैं ना, गड्ढे में से निकले और खाई में गिर गए। लेकिन वो वहाँ से भागने की बहुत कोशिश करती है। इस बात को भांपते हुए यक्षित राय सिंघानिया वहाँ पे कड़ा पहरा कर देता है। दूसरे दिन यक्षित राय सिंघानिया की शादी उसी की दोस्त अवनी से होने वाली होती है, जो उसकी कॉलेज फ्रेंड होती है। यक्षित राय सिंघानिया ये शादी तो नहीं करना चाहता है, लेकिन वो किसी मजबूरन कारण अवनी से शादी करने वाला होता है और आखिरी मौके पे उसे पता पड़ता है कि वो शादी सिर्फ पैसे के लिए कर रही थी, शोहरत के लिए कर रही थी, अपने नाम के लिए कर रही थी। तो यक्षित राय को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन उसके माता पिता उसे रोक देते हैं और उसे कहते हैं कि इसको सही टाइम पे एक्सपोज किया जाएगा। यक्षित जो है शादी के लिए तैयार करके वहाँ होटल में पहुँचता है। वहाँ शादी की सारी तैयारियाँ हो रही होती हैं और मंडप में बैठ जाता है। जैसे ही पंडित जी उसके लिए मांग में सिंदूर भरने को कहते हैं, तो वहाँ कुछ ऐसा होता है कि वो शादी रुक जाती है और हमारी जो हीरोइन है वन्या, वो आती हैं और दुल्हन के जोड़े में और उनसे यक्षित की शादी हो जाती है। शादी होकर वो घर जाती हैं। घर पे उनको वहाँ पे उनके दादाजी मिलते हैं, यक्षित के पिताजी मिलते हैं, छोटा भाई मिलता है, दो दोस्त मिलते हैं और साथ में काम करने वाले मिलते हैं जो उनके बहुत ही करीबी होते हैं। लेकिन साथ में एक और भी मिलता है, एक छोटा बच्चा जो यक्षित को पिता कहता है, पापा कहता है। और वो व्याना वहाँ परेशान है कि वहाँ उसकी ना सास दिख रही है, न ददिया सास और ना ही कोई नंद। तो आखिर कहाँ है ये सब लोग? ये क्या सच में यक्षित का बेटा है या किसी और का बेटा है? यक्षित क्यों नहीं करना चाहता था किसी से भी शादी? क्यों उसको व्याना से
वन्या से शादी करनी पड़ी। और भी ऐसी बहुत सी चीज़ों के बारे में जानने के लिए, बहुत सी बातों के बारे में जानने के लिए सुने सीईओज़ फर्स्ट वाइफ। सच में एक ये बहुत अच्छी कहानी है, आप पढ़ेंगे ना तो कहेंगे सच में बहुत अच्छी है। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग मी। छोटों को